हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक राष्ट्रीय आय। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थशास्त्र के दो प्रकार मैंने पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। अगर आपने पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्यक्तिगत आय का अध्ययन करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, और समग्रों का अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो समष्टि अर्थशास्त्र का ये टॉपिक है राष्ट्रीय आय। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरे पिछले वीडियोस देखिए, और साथ ही अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। आज हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय आय। ये टॉपिक लगभग सभी क्लासेस में है, क्लास 12th से लेकर बीए, एमए, हर क्लास में ये टॉपिक है और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय आय क्या होता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। अगर आपके पास किसी भी क्लास में विषय ये अर्थशास्त्र आपको नहीं एग्जाम देना है तो भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों को दर्शाती है। देखिए आप, कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। एक तो महत्वपूर्ण है किसी देश में, मतलब किसी एक देश विशेष की राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। तो एक तो सबसे पहली बात है कोई देश हो, किसी देश में। फिर एक वर्ष इसमें लेना बहुत जरूरी है। एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं क्या होती है? अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए उपलब्ध होती है, जिनकी पुनः बाजार में प्रोसेसिंग के लिए जिनको वापस नहीं बेचा जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाती है राष्ट्रीय आय। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक होती है। राष्ट्रीय आय का उपयोग आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। ये एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाती है। आज के इस लेक्चर में हम अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा, विशेषकर मार्शल, पिगू और फिशर द्वारा और सैमुअल्सन द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है आपके प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा। तो मार्शल के अनुसार किसी देश के श्रम एवं पूंजी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से, देखिए ये श्रम और पूंजी है, दो उत्पादन के साधन। ये साधन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादित करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से एक वर्ष में जो कुछ भी उत्पादित करते हैं, समस्त भौतिक और अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल विशुद्ध राष्ट्रीय वार्षिक उत्पादन राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये मार्शल ने उत्पादन पर मुख्य रूप से जोर दिया है। इनकी परिभाषा में जो महत्वपूर्ण बात है वो है एक वर्ष की अवधि, और एक वर्ष की अवधि को और शुद्ध उत्पादन को, मतलब हम जो कुछ भी उत्पादन होता है उसमें अगर पुराना कुछ गिसावट वगैरह हुई है तो उसको घटा दिया जाता है, और वस्तुओं और सेवाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए इस परिभाषा में महत्वपूर्ण दोष जो है वो ये है कि इसमें दोहरी गणना की संभावना रहती है, क्योंकि किसी भी एक वस्तु का मूल्य, मान लो गेहूं हमने उत्पादित किए तो गेहूं का मूल्य गेहूं के में भी सम्मिलित हो जाएगा और आटे में भी सम्मिलित हो जाएगा और फिर ब्रेड में भी सम्मिलित हो जाएगा। तो दोहरी गणना की इसमें पूर्णतया संभावना रहती है। इसीलिए मार्शल ने कहा है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध वार्षिक उत्पादन जो है वो लिया जाएगा। ये है मार्शल की परिभाषा, मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा। ये उत्पादन पर आधारित है। इसके पश्चात दूसरी परिभाषा है पिगू द्वारा दी गई परिभाषा। प्रोफेसर पिगू ने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत मुद्रा पर विशेष रूप से बल दिया है। इन्होंने कहा है कि समाज की वह आय जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। उसने कहा है कि केवल मौद्रिक आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, गैर मौद्रिक सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय के अंतर्गत केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा जिसका मापन मुद्रा के रूप में किया जा सकता है।
इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई डॉक्टर है और वो किसी नौकरानी से काम कराता है। देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिए कि वो अपने घर में नौकरानी रखता है और उस नौकरानी से वो काम कराता है, उसके बदले में उसको सैलरी देता है। तो जो कुछ सैलरी वो उसको दे रहा है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगी। लेकिन सपोज वो उसी नौकरानी से शादी कर लेता है और पत्नी के रूप में वो वही सेवाएं उसको वापस प्रदान करती है, तो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब वो उसको मुद्रा के रूप में कुछ भी नहीं दे रहा है, तो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो पिगू के अनुसार केवल मौद्रिक लेन देन जिनका किया जाता है, जिन वस्तुओं को सेवाओं का, उनको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तीसरी परिभाषा है फिशर द्वारा दी गई परिभाषा। देखिए फिशर ने कहा है, फिशर की परिभाषा उन दोनों से बिल्कुल अलग है। फिशर ने उपभोग पर बल दिया है। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय उन सेवाओं का कुल मूल्य है जो उपभोक्ताओं को एक वर्ष में प्राप्त होती है। मतलब फिशर ने कहा है कि एक उत्पादन होने से कुछ नहीं होता जब तक कि अंतिम उपभोक्ता तक वो नहीं पहुंचती है। तो उसके लिए उसने एक एग्जांपल दिया है। उसने कहा है कि अगर उपभोक्ता द्वारा जो लाभ प्राप्त किया जाता है, मान लो उसने कहा कि एक गिटार है और उसको 2000 रुपए में किसी व्यक्ति ने खरीदा और उसकी मान के चलते हैं कि वो 4 वर्ष तक काम आएगा, तो उस 2000 रुपए में से हम प्रत्येक वर्ष केवल 500 रुपए को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे, क्योंकि 500 रुपए का उपभोग उस एक वर्ष के अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि 2000 रुपए का गिटार 4 वर्ष चल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि उपभोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन होने से कुछ नहीं होता जब तक कि उपभोक्ता को वो उपभोग के लिए वस्तुएं उपलब्ध नहीं होगी। तो मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा उत्पादन पर आधारित थी। पिगू द्वारा दी गई परिभाषा मौद्रिक लेन देन पर आधारित थी, और इसके द्वारा दी गई परिभाषा फिशर द्वारा दी गई परिभाषा उपभोग पर आधारित है। लास्ट में मैं बता रही हूँ सैमुअल्सन द्वारा दी गई परिभाषा। सैमुअल्सन ने जो परिभाषा दी है राष्ट्रीय आय की, उसने कहा है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय वह कुल उत्पादन है जिसे एक देश एक वर्ष में उत्पन्न करता है और जिसे मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। यह आधुनिक राष्ट्रीय आय लेखांकन की अवधारणा के अनुरूप है। उन्होंने राष्ट्रीय आय लेखांकन पर विशेष बल दिया है। तो ये है चारों परिभाषाओं का एक साथ। मार्शल की परिभाषा देख सकते हैं आप लोग कि उत्पादन पर आधारित है, जबकि पिगू द्वारा दी गई परिभाषा मौद्रिक लेन देन पर आधारित है, मौद्रिक आय पर आधारित है, जबकि फिशर द्वारा दी गई परिभाषा उपभोग पर आधारित है, सेवाओं पर आधारित है। सैमुअल्सन द्वारा दी गई परिभाषाएं लेखांकन पर आधारित है। तो कुल मिलाकर सारांश रूप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय सबसे पहले तो एक वर्ष की अवधि के लिए नापी जाती है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, दोहरी गणना से जहां तक हो सके बचने की कोशिश की जाती है, और राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक है। तो इस तरह से ये है आपके, आज मैंने आपको राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा मार्शल, पिगू, फिशर द्वारा दी गई परिभाषा। मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा उत्पादन पर आधारित है, पिगू द्वारा दी गई परिभाषा मौद्रिक लेन देन पर आधारित है, और फिशर द्वारा दी गई परिभाषा उपभोग पर आधारित है। ये परिभाषाएं बहुत विस्तार से मैं इस एक वीडियो में आप लोगों को नहीं समझा सकती, लेकिन हाँ बेसिक कंसेप्ट जो है इन परिभाषाओं का वो यही है। तो अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स रेगुलर देखती हूँ, चेक करती हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, और उसके पश्चात मैं बताऊंगी राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां। तो थैंक यू वेरी मच।